आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है 5 नंबर, जिसका नाम है द 19th सेंचुरी। 5 नंबर में हालांकि हमारा 5 नंबर में उतना कुछ है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे अपना 5.1, क्योंकि 5 नंबर में भी आपका कुछ ज़्यादा उतना दिया हुआ नहीं है, 1-2 लाइन केवल दिया हुआ था, तो उसमें कुछ उतना खास नहीं था जो कि आपको समझना चाहिए था। लेकिन आपको समझने वाला जो है वो आपका 5.1 में है, जिसका टॉपिक का नाम है चिल्ड्रेन, वुमेन एंड वर्कर्स। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि आखिर 5.1 जिसका टॉपिक का नाम है चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स, इसमें आपको क्या कुछ नया सीखने को मिल सकता है। सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर प्रिंट जो है बच्चों के लिए किस प्रकार से लाभदायक हुआ, वुमेन के लिए कैसे लाभदायक हुआ और वर्कर के लिए कैसे वो लाभदायक हुआ, है ना। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक को देखकर आप बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि यहाँ पे बच्चों, औरतों और वर्कर के बारे में बताया जाएगा, नहीं, बल्कि इसमें यह बताया जाएगा कि प्रिंट से इन सभी लोगों को फायदा कैसे पहुंचा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है देखा जाए। सबसे पहले, प्राइमरी एजुकेशन बिकेम कंपलसरी फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। चिल्ड्रेन बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स। देखिए यहाँ बेसिकली बात हो रहा है हमारा यूरोप का। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली बात हो रहा है हमारे यूरोप का। यूरोप में 19th सेंचुरी के आखिरी वाले दौर में पूरी तरीके से प्राइमरी एजुकेशन जो है बच्चों का वो कंपलसरी कर दिया गया था। मतलब कि छोटे बच्चे जो हैं उनको तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा। यदि कि इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि जो प्राइमरी एजुकेशन का मतलब क्या, शुरुआती दौर वाला, जिसको हम लोग कहते हैं KG1 KG2 या फिर बहुत जगहों पे इसको नर्सरी, LKG UKG भी कहा जाता है ना। यह हो गया हमारा प्राइमरी एजुकेशन। तो इसको कंपलसरी कर दिया गया कि यानी कि बच्चों को ये क्लास पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो यही वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था कि प्राइमरी एजुकेशन बिकेम कंपलसरी फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी के आखिरी वाले दौर में प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया, यानी कि हर एक बच्चों को ये प्राइमरी एजुकेशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चिल्ड्रन बिकेम एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स। अब देखिए किसी भी कंट्री में यदि बच्चे पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किताबों को तो चाहेंगे ही चाहेंगे, है ना। तो यहाँ पे बच्चे भी अब क्या करना चाह रहे थे, किताबों को पढ़ना चाह रहे थे, क्योंकि भाई आप स्कूल भेज रहे हैं तो क्या बिना किताब के स्कूल भेजेंगे आप? नहीं, उसके लिए आपको किताब चाहिए ही चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे, प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स बिकम क्रिटिकल फॉर द पब्लिशिंग इंडस्ट्री। अब देखिए बच्चे इतने नंबर में बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि यहाँ पे पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला बात हो गया कि भाई इतना कम समय में इतना किताब को कैसे छाप सकेंगे हम लोग। यानी कि अचानक यहाँ पे क्या हो रहा है, पढ़ने वालों का संख्या बढ़ रहा है, क्योंकि अब बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसको रंग बिरंगा किताब चाहिए, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अ चिल्ड्रंस प्रेस वाज सेट अप इन फ्रांस इन 1857। दिस प्रेस पब्लिश्ड ओल्ड फेरी टेल्स एंड फोक टेल्स। देखिए सीधा सा बात, यदि हम लोग आज अपने इंडिया में देखें, फ्रांस के बारे में यहाँ पे बात कहा गया है, फ्रांस के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन हम लोग यदि पहले इंडिया का बात करें तो इंडिया में ना आप बेसिकली देखेंगे कि नर्सरी से लेकर 5 तक के क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके पास इतना सारा बुक होता है ना, इतना सारा बुक होता है कि वो पढ़ नहीं पाता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक हिंदी हो गया, हिंदी लिटरेचर अलग होगा, ग्रामर अलग होगा, पोयम अलग होगा, उसके बाद हिंदी राइटिंग का बुक अलग होगा, 4 को हिंदी में ही हो गया। इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश ग्रामर अलग होगा, इंग्लिश लिटरेचर अलग होगा, इंग्लिश फिर से राइटिंग अलग होगा, कर्सिव राइटिंग, क्या क्या राइटिंग वो सब देता है। फिर मैथ में भी 2-3 को किताब हो जाता है, एक होगा सिंपल वाला मैथ, एक होगा मेंटल वाला मैथ, और एक होगा प्रैक्टिस वाला बुक मैथ का। यानी कि आप बेसिकली आप देखेंगे नर्सरी से लेकर 5 तक के क्लासों में इतना सारा बुक रहता है उन सब के पास में, यानी कि बुक का संख्या उसके पास बहुत रहता है। उतना बुक तो हम लोगों को 9-10 में भी नहीं पढ़ना है, यानी कि छोटे क्लासों में बुक का संख्या ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, बुक का संख्या ज़्यादा है तो किताब भी आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा छापना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे फ्रांस भी हमारा क्या है, यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है ना। तो फ्रांस में ना बच्चों के लिए एक अलग ही प्रेस बैठा दिया गया, यानी कि यहाँ पे जो है ना केवल बच्चों का किताब का ही छपाई होगा। समझ रहे बात को, यानी कि इतना बड़े लेवल में बच्चों का संख्या जो है बढ़ चुका था, स्कूल जाने वाले बच्चों का खास करके। यानी कि बच्चे अब स्कूल ज़्यादा जा रहे थे, और जब ज़्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है उनको किताब भी ज़्यादा चाहिए। तो फ्रांस में 1857 में बच्चों के लिए एक नया प्रेस ही सेटअप कर दिया गया। जाइए इसी वाले प्रेस में हमारा जो है बच्चों का किताब हर बार छपता रहेगा। और उस बुकों में बेसिकली क्या छापा जाता था, ओल्ड फेरी टेल एंड फोक टेल्स, मतलब कि पुराना कहानी, पुराना कविता, ये सब चीज़ जो कि बच्चों को सुनने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे।
है कि नहीं। जैसे आज हमारे भारत में खुद देख लीजिए आप, छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी से, पापा से, दादा दादी, नाना नानी से कहानी सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। आप छोटे बच्चों की यदि कहानी सुनाएंगे ना तो वो बड़ा गौर से सुनते हैं। वही चीज़ यहाँ पे है। आगे उसके बाद द ग्रीम ब्रदर्स इन जर्मनी स्पेंड ईयर्स कंपाइलिंग ट्रेडिशनल फॉक टेल्स गैदर फ्रॉम पीजेंट्स। अब देखिए यहाँ पे ग्रीम ब्रदर्स थे, यानी कि ग्रीम ब्रदर्स 2-3 भाई अपने रहे होंगे ये लोग, ठीक है। जैसे हम लोग भारत में कहते हैं ना कुमार ब्रदर, कुमार ब्रदर मतलब क्या हो गया, कुमार उसका क्या है, सरनेम हो गया। कुमार ब्रदर मतलब क्या, 2-3 भाई उसका अपना होगा। चौधरी ब्रदर, मिश्रा ब्रदर, इस प्रकार से हम लोग कहते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे ग्रीम ब्रदर थे, कहाँ पे, जर्मनी में। इन भाइयों ने अपना बहुत सारा जो वक्त है, यानी कि बहुत साल ये लोग ना केवल और केवल ट्रेडिशनल फोक टेल्स, यानी कि पुराना पुराना कहानी, कविता, ये सब चीज़ों को इकट्ठा करने में अपना साल बिता दिया। मतलब कि ये लोग गांव गांव घूमते थे, वहाँ पे कौन सा कहानी चल रहा है, कौन सा कविता चल रहा है जो कि पुराना है, उसको ये लोग अपने किताबों में लिखते थे और जाके उसको पब्लिश करते थे। यानी कि ये लोग केवल और केवल पुराने चीज़ों को इकट्ठा करते थे और जाकर बच्चों को किताबों में छाप देते थे, और बच्चे इसको बड़ा मस्ती से पढ़ते थे, है ना। आगे anything that was considered unsuitable for children was not included in the published version। और हमारे जो पब्लिशर थे, यानी कि जो किताबों को छापते थे, वो यदि उनको लग गया कि ये चीज़ बच्चों के पास जाएगा तो एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो उसको बिल्कुल भी नहीं छापते थे। मतलब कि जो चीज़ बच्चों के लिए सही है वही चीज़ केवल वो लोग किताबों में छापते थे, और जो बच्चों के लिए गलत है या फिर अनयूजफुल है उसको वो लोग छापते ही नहीं थे, ठीक है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे ये लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद इन दिस वे प्रिंट नॉट ओनली रिकॉर्डेड ऑल टेल्स बट ऑल्सो चेंज्ड देम। तो यहाँ से आपने क्या समझा, यहाँ से आपने ये समझ लिया कि प्रिंट जो है केवल और केवल नए या फिर पुराने चीज़ों को नहीं छाप रहा था, सॉरी प्रिंट जो है केवल और केवल पुराने चीज़ों को नहीं छाप रहा था, बल्कि उस पुराने चीज़ों को थोड़ा सा उसमें चेंजेस भी ला रहा था, यानी कि नया नया चीज़ भी छाप रहा था वो लोग, और पुराना पुराना भी चीज़ छाप रहा था। और समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पे हेडिंग पे तो हमने गौर ही नहीं किया था। देखिए इस टॉपिक का ना जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा, इसका आप हेडिंग डाल सकते हैं, द प्रिंटिंग प्रेस हेल्प इन कलेक्टिंग चिल्ड्रेन एज इट्स न्यू रीडरशिप। मतलब कि यहाँ पे जो है प्रिंटिंग प्रेस क्या कर रहा था, बेसिकली बच्चों के लिए एक रीडिंग का हैबिट डेवलप कर रहा था, बच्चों के लिए एक रीडिंग का हैबिट डेवलप कर रहा था। किस प्रकार से, अच्छे अच्छे किताबों को छाप के एकदम पिक्चरफुल, एकदम कलरफुल पिक्चर डाल के उसमें बच्चों को अट्रैक्ट करते थे वो लोग, ताकि बच्चे उसको अच्छे से पढ़े। जैसे आप नर्सरी, LKG ये सब क्लास के बच्चों का किताब आप पलट के देखेंगे ना, पूरा किताब जो है ना सब पर रंग बिरंगा लगता है ना, यानी कि अलग अलग कलर का अलग अलग पिक्चर उसमें बना हुआ होता है, ताकि बच्चे उसको देखकर अट्रैक्ट हों और उसके बारे में वो पढ़े, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत है, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इन दिस वे प्रिंट नॉट ओनली रिकॉर्डेड ऑल टेल्स बट ऑल्सो चेंज देम। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि प्रिंट जो है, यानी कि किताबों में केवल पुराने चीज़ों के बारे में नहीं छापा जा रहा था, बल्कि पुरानों के साथ साथ नया भी चीज़ उसमें छापा जा रहा था, और जहाँ पे सुधार का जरूरत था वहाँ पे सुधार भी करते थे वो लोग, ठीक। बच्चों के लिए जो यूजफुल है उसको वो लोग रिकॉर्ड करते थे उसमें। चलिए, यहाँ तक मेरे को डाउट, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एक और हेडिंग डाल सकते हैं, हेडिंग आप डाल सकते हैं कि द प्रिंट कल्चर चेंज द वे ऑफ लाइफ ऑफ वोमेन इन दी 19th सेंचुरी इन यूरोप। देखिए, बच्चों के बारे में तो हमने पढ़ लिया, टॉपिक का नाम ही क्या था आपका, चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर, है ना। तो चिल्ड्रन के बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा वुमेन के बारे में, यानी कि यूरोप के वुमेन के ज़िंदगी को कैसे चेंज कर दिया प्रिंट ने। यानी कि प्रिंट कल्चर आने से वुमेन जो भी हमारे रहा करते होंगे उस समय पे यूरोप में, उनके जीवन में भी हल्का फुल्का बदलाव आया। वो किस प्रकार से आया, देखिए इसके बारे में। वुमेन एज रीडर, आप पहला यहाँ पे देख सकते हैं वुमेन एज रीडर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए लाइव्स एंड फीलिंग्स ऑफ वुमेन बिगैन टू बी रिटन इन इंटेंस वे, सो वुमेन बिकम इम्पॉर्टेंट रीडर्स एज वेल एज राइटर्स। देखिए इस समय पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हो रही थी कि जो भी हमारे महिलाएं थी, है ना, जैसे हम लोग आज करते हैं ना, यूट्यूब पे देखते हैं हर कोई अपना ब्लॉग बना रहा है, हर कोई अपने घर के बारे में बता रहा है, अपने जीवन के बारे में बता रहा है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा था यूरोप में उस समय पे। ये लोग यूट्यूब के द्वारा उस समय तो नहीं बता सकते थे क्योंकि उस समय पे यूट्यूब था नहीं, लेकिन ये लोग अपने जीवन के बारे में कैसे बताते थे दूसरे लोगों को, प्रिंट करके, यानी कि लिख के छपवा के किताब को छाप देते थे। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारे बड़े बड़े महिलाएं हुआ करती थी, बड़े बड़े फैमिली घर से जो अमीर हुआ करती थी, जो प्रिंट करके उसको छापना अफोर्ड कर सकती थी, वो लोग अपने जीवन के बारे में लिखती थी और उसको पब्लिश कर देती थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एक साधारण सी महिला है वो उसके बारे में पढ़ना चाहेगी,
फॉर एग्जाम्पल यदि लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए हमारे भारत का सबसे अमीर आदमी कौन, मुकेश अंबानी, सब वही है अभी एशिया के पूरे अमीर आदमी मुकेश अंबानी। यदि मुकेश अंबानी की पत्नी अपने जीवन के बारे में लिखे तो कौन नहीं पढ़ना चाहेगा, हर कोई पढ़ना चाहेगा, है ना, क्योंकि हमको मालूम चलेगा कि इतना बड़ा आदमी है तो उनका डेली का लाइफ कैसा होता है, हम लोग को जानने को मिलेगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा था कि जो भी औरतें थोड़े बड़े घर से आती थी, अमीर थी, वो सभी लोग क्या करती थी, अपने जीवन के बारे में, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो कैसे क्या करती हैं, उनका जीवन कैसे चलता है, इनके बारे में वो लोग लिखा करती थी, ठीक ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि छोटे मोटे जो हमारे लोग हुआ करते थे उनको पढ़ते थे, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद देखिए यहाँ पे वो लोग रीड भी करती थी, साथ ही साथ वो लोग लिखती भी थी, मतलब कि वो लोग रीडर भी थे और राइटर भी थे, ठीक है। आगे वोमेन एज राइटर्स, मैनी वोमेन नॉवेलिस्ट लाइक जैन ऑस्टिन, ब्रॉन्ट सिस्टर्स, जॉर्ज इलियट रोट अबाउट वोमेन। यहाँ पे हमारे पास कुछ वोमेन राइटर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये लोग क्या करते थे, बेसिकली नोवेल लिखा करते थे, यानी कि किसी एक टॉपिक पे पूरा किताब ही लिख देते थे ये लोग, ठीक है। यानी कि बेसिकली इनका काम होता था कि ये औरतों के बारे में लिखा करते थे कि औरतों का जीवन कैसा होता है, हार्ड है, सिंपल है, बढ़िया है, खराब है, कैसा है ना, वुमेन्स को अपने लाइफ में किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है ना, ये सब चीज़ ये लोग वुमेन के बारे में लिखा करती थी। उसके बाद नॉवेल्स एंड अदर जर्नल्स बिगन एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ वुमेन, देयर इमोशंस, आइडेंटिटीज, देयर एक्सपीरियंसेस एंड प्रॉब्लम्स। यानी कि बेसिकली ये हो गया कि नॉवेल हो गया हमारा, जर्नल्स हो गया, मैगजीन हो गया, कॉमिक हो गया, और हमारा क्या क्या हो सकता है, न्यूज़पेपर हो गया, इन सारे जगहों पर औरतों के बारे में बड़े लेवल पर लिखा जाता था ताकि लोगों को पता चले कि औरतों को किन किन समस्याओं से सामना करना पड़ता है, उनका इमोशन क्या होता है, उनकी आइडेंटिटीज़ किस प्रकार से होती है, यानी कि किसी भी औरतों का पहचान किस प्रकार से होता है ना, ये सब चीज़ों के बारे में वो लोग लिखा करते थे। बेसिकली आप कह सकते हैं कि वहाँ पे औरतों को लेकर भी अलग अलग किताब छापा जा रहा था, ठीक है ना। आगे नॉवेल्स एंड बुक्स ऑन वोमेन, यानी कि औरतों के ऊपर भी किताबों को, बड़े बड़े नॉवल को लिखा जाता था, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एज द रीडरशिप ऑफ वोमेन वाज इंक्रीजिंग, पब्लिशर स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग नॉवेल्स एंड जर्नल्स फॉर वोमेन एक्सप्लेनिंग वाई वोमेन शुड बी एजुकेटेड। तो जैसे जैसे औरतों को ये लगने लगा कि अब हमको भी पढ़ना चाहिए, अलग अलग औरतें जो हैं अपने जीवन के बारे में लिखने लगी, तो दूसरे औरतों को भी लगने लगा कि भाई जब ये कुछ भी कर सकती है तो हम भी कुछ क्यों नहीं कर सकते, है ना। यानी कि सपोज मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड कुछ करे अच्छा काम, तो आपको भी लगेगा ना कि हमको भी करना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे है कि जब अलग अलग प्रकार के औरतें लिख रही हैं तो ऑब्वियस बात है कि एक औरत का लिखा हुआ दूसरा औरत क्या करेगी, पढ़ना चाहेगी, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे वोमेन का संख्या बढ़ने लगा, पढ़ने वालों वोमेन का संख्या बढ़ने लगा, तो वैसे वैसे पब्लिशर्स जो है हमारे औरतों के ऊपर और ज़्यादा लेवल में बुक छापना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ तक मेरे को डाउट समझ में आ रही है बात। तो जैसे जैसे वोमेन का रीडिंग करने का जो कैपेसिटी था वो बढ़ने लगा, वैसे वैसे यहाँ पे हमारे जो पब्लिशर थे वो भी किताबों को बड़े लेवल पर और छापने लगे, ठीक ना। उसके बाद फॉर वोमेन एक्सप्लेनिंग वाई वोमेन शुड बी एजुकेटेड, साथ ही साथ वो लोग जो अपनी किताबों में लिखती थी ना, वोमेन राइटर, वो ये भी लिखती थी कि आखिर औरतों को शिक्षित क्यों होना चाहिए, मतलब कि औरतों को भी पढ़ा लिखा क्यों होना चाहिए, इसके बारे में वो लोग बताते थे। समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये था हमारा कुछ वोमेन को लेकर, यानी कि इन तीनों पॉइंट से आप एक चीज़ खास ये समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं औरतें भी अब पढ़ रही थी, औरतें भी जागरूक हो रही थी, औरतों के ऊपर किताब लिखा जा रहा था, और यहाँ तक कि औरतें खुद अपना किताब लिख रही थी, है कि नहीं। चलिए ये हो गया हमारा वोमेन के बारे में। अब हमारा कौन बच गया, वर्कर के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए, द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन द वर्कर्स पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ा प्रिंट का, इसके बारे में जानते हैं। देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेंडिंग लाइब्रेरीज हैड बीन सेट अप। अच्छा, लेंडिंग लाइब्रेरी क्या होता है मालूम है? एक होता है लाइब्रेरी और एक होता है लेंडिंग लाइब्रेरी। लेंडिंग लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि आप लाइब्रेरी में गए और आपको कोई किताब अच्छा लग गया, लेकिन आप चाहते हैं कि उसको हम घर ला कर पढ़ें, तो आप उस किताब को घर भी ला सकते हैं, लेकिन उस किताब को घर लाने के लिए आपको वहाँ पे कुछ पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं, या फिर अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब देना पड़ता है। क्या पता आप किताब लेकर भाग गए, दोबारा आए ही ना, तो किताब तो लाइब्रेरी से चला गया, है ना। इसीलिए वो लोग सिक्योरिटी के तौर पे कुछ पैसे ले लेते हैं, या फिर आपका एड्रेस ले लेगा, या फिर आपका फ़ोन नंबर ले लेगा, ठीक है। तो ऐसा लाइब्रेरी जो कि आपको किताब उधारी में दे सकता है, लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि आपको पढ़ के उसको बाद में लौटा देना है। इसी को हम लोग कहते हैं लेंडिंग लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी खोला जा रहा था यहाँ पे वर्कर्स के लिए। सोचो,
यानी कि जो वर्कर्स हैं जिनको कि पढ़ने में इंटरेस्टेड है वो लाइब्रेरी में जाए कि कोई किताब अच्छा लग जाए तो वो घर भी किताब को लेकर ला सकते थे और पढ़ सकते थे। ठीक है, ये हो रहा था उस समय पे लेबर के लिए, सॉरी वर्कर के लिए। उसके बाद लेंडिंग लाइब्रेरीज इन इंग्लैंड बिकेम इंस्ट्रूमेंट फॉर एजुकेटिंग दी वाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिसंस एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल। यानी कि लेंडिंग लाइब्रेरी जब इंग्लैंड में खुला तो बहुत हद तक जो है छोटे मोटे हमारे जो वर्कर हुआ करते थे उनको फ़ायदा मिला। फ़ायदा किस रूप में कि वो भी आप किताबों को पढ़ सकते थे, वो भी फ्री में, यानी कि फ्री कह लीजिए या फिर बहुत कम दाम के लीजिए, बहुत ही कम प्राइस में उनको किताब पढ़ने के लिए मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कुछ, देखिए जैसे वाइट कॉलर वर्कर कौन होते हैं। देखिए यहाँ पे हमने नीचे लिख रखा है कि वाइट कॉलर वर्कर कौन होते हैं। अ वाइट कॉलर वर्कर इज अ पर्सन हु परफॉर्म्स प्रोफेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मतलब कि थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप उनका जो वर्क है, जॉब है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि वर्कर ही होंगे लेकिन थोड़ा सा काम उसका अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर का हो सकता है, मैनेजर का हो सकता है ना। ये सब हमारे क्या है, वर्कर ही तो हैं, लेकिन काम कैसा है इसका, प्रोफेशनल टाइप है, टाई वाई सूट बूट पहन के रहते होंगे, है कि नहीं। तो इसी को हम लोग कहते हैं वाइट कॉलर वर्कर्स। उसके बाद हमारा आता है आर्टिसंस। आर्टिसंस का मतलब क्या, जो कि थोड़ा बहुत आर्ट का काम करते हैं, जैसे पेंटिंग बनाना हो गया, है ना। फिर से आप कह सकते हैं कि चित्रकारी हो गया, ड्राइंग हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको आप क्या कह सकते हैं आप इसमें, फॉर एग्जाम्पल किसी दीवार पे अच्छा सा डिजाइन बनाना है, आर्टिसंस हो गया। फिर से कुर्सी टेबल ये सब बनाना, आपको फर्नीचर बनाना हो, यानी कि डिजाइनिंग का जो काम है, जो आर्ट वाला काम है, उसको हम लोग कहते हैं आर्टिसंस। तो ये लोग भी थे हमारे, वो लोग भी पढ़ रहे थे। साथ ही साथ लोअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास यानी कि मिडिल क्लास जो थे वो भी हमारे किताबों को अब पढ़ रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पे आप ये समझ गए हैं इस वाले पॉइंट में कि लेंडिंग लाइब्रेरी होने से इन सभी लोगों को फ़ायदा पहुँचा, क्योंकि ये लोग भी अब लाइब्रेरी में जा सकते थे और वहाँ पे जाके पढ़ सकते थे वहाँ, और चाहे तो अपने किताबों को घर भी ला सकते हैं, पढ़ के दोबारा आप लौटा दीजिएगा लाइब्रेरी को, है ना। चलिए ये भी हमारा हो रहा था। उसके बाद समटाइम्स सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपल रोड फॉर देमसेल्व्स। बहुत बार तो ऐसा भी होता था कि जो वर्कर होते थे ना, जो कि पढ़े लिखे होते थे, वो अपना जीवन ही खुद लिख देते थे। मतलब कि एक वर्कर का जीवन किस प्रकार से चलता है उसके बारे में भी वो लोग लिखा करते थे। बात समझ में आ रही है। वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि समटाइम्स सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपल रोट फॉर देमसेल्व्स। जो आदमी वर्कर है लेकिन वो कैसा है, पढ़ा लिखा है, वो भी अपने जीवन के बारे में लिखता था और अपने किताबों को पब्लिश करता था। यानी कि जो इंसान यहाँ पे पढ़ना जान रहा है, हर कोई अपने बारे में बताना चाह रहा है, लोगों को किताब छापना चाह रहा है और उसकी किताबों को पढ़ा भी जा रहा है, ठीक ना। आगे उसके बाद दे रोड पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स एंड ऑटोबायोग्राफीज इन लार्ज नंबर्स। साथ ही साथ जो हमारे वर्कर लोग हुआ करते थे वो लोग अपने जीवन के बारे में तो लिखते ही थे, साथ ही साथ वो लोग पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में भी लिखा करते थे। यानी कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, इस सरकार ने क्या किया, वो सरकार ने क्या किया, हमारे लिए क्या किया, अच्छा बुरा हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सब चीज़ों के बारे में भी ये लोग लिखते थे। और साथ ही साथ ये लोग अपना ऑटोबायोग्राफी भी लिखते थे, यानी कि अपना जीवन अपने से लिखते थे कि हमारा जीवन किस प्रकार से चलता है। यानी कि हम लोगों को, यदि हम लोग वर्कर हैं तो हम लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी ये लोग लिखा करते थे। ठीक है। तो यहाँ पे आपने बेसिकली ये समझ लिया कि चिल्ड्रेन, वोमेन और वर्कर, इन तीनों के ऊपर किस प्रकार से प्रिंट हावी हो चुका था। यानी कि हर कोई अब पढ़ना चाह रहा था, चाहे वो चिल्ड्रेन हो, वोमेन हो या फिर वर्कर हो, हर कोई अपना पढ़ना चाह रहा था और हर कोई अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाह रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर इनोवेशंस के बारे में, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।